तो भाई हमारा जो सीरीज चल रहा था दैट इज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज, है ना। इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज वाले जो हम बात कर रहे थे, हम इकोनॉमी कवर करेंगे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, किसके थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू। और हम अभी जो टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे वो है बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। बैंकिंग इन इंडिया कवर करेंगे, इससे पहले हमने एक इन्फ्लेशन कवर कर लिया, तो हम यहाँ पे 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बात करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्वेश्चन से आते हैं भाई, पढ़ने से कभी इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, है ना। और उसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इकोनॉमी आप समझना चीज़ों को कि प्रीलिम्स इज दिस सबसे फर्स्ट स्टेज एंड सबसे टफेस्ट स्टेज, ओके। बिकॉज जो आदमी प्रीलिम्स से फेल हो जाता है उसका आत्मविश्वास चला जाता है, तो आगे कैसे बढ़ेगा यार। क्वेश्चन नंबर 1 है बॉन्ड प्राइस इन द मार्केट डिक्रीज व्हेन द बैंक ऑफर हायर रेट्स बिकॉज, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो बॉन्ड के प्राइजेस हैं, है ना, वो बॉन्ड के प्राइस क्यों कम हो जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो ओके, है ना। बैंक ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट मतलब समझना, बैंक ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट मतलब आप जो पैसा है ना, बैंकों के अंदर रखोगे तो ज़्यादा आपको, सपोज 100 रुपये आपने रखा तो उसको 103 रुपये दे रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, पहले कम देता था। तो लोग बॉन्ड के फॉर्म में रखना चाहेंगे कि बैंक में पैसा रखना चाहेंगे, बैंक में पैसा रखना चाहेंगे। सो इट विल बी कंपेरेटिवली लेसर रिटर्न देन व्हाट कैन बी अर्न थ्रू बैंक रेट्स, ओके। तो बॉन्ड से हमारे पास क्या मिलेगा, बॉन्ड के जो प्राइस हैं वो कम इसलिए हो जाएंगे बिकॉज अब लोग बैंकों में पैसा रखना चाहेंगे, सो कंपेरेटिवली लेसर रिटर्न मिलेगा बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड से, ठीक है। इसमें क्या दिखने को मिलेगा, कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं कम रिटर्न है, बट इस बैंक के रेफरेंस में बैंक रेट ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो बैंक रेट के रेफरेंस में कंपेरेटिवली लेसर रिटर्न दिखने को मिल रहा है, इसीलिए बॉन्ड के प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हमको कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं उसके बारे में। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेड इन द मनी मार्केट, ठीक है। तो मनी मार्केट में कौन कौन से ट्रेड किए जाते हैं ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमको जानना है कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, भाई मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम पूरे पूरे रिवाइज करेंगे जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट उसको। तो फाइनेंशियल मार्केट में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो मनी मार्केट होता है, एक होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट होता है, एक होता है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट के अंदर हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए, वो यहाँ पे ट्रेड की जाती है। एंड कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म चीज़ें ट्रेड की जाती है, ठीक है। अभी जो मनी मार्केट है ना, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हाई लिक्विडिटी होती है, बिकॉज इनके शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हाईली लिक्विड होते हैं भाई, एंड मनी मार्केट में ट्रेड करना हाईली लिक्विड है, तो क्या होगा, आसानी से एनकेश कर सकते हैं उनको। सो ये हमारे पास क्या होता है ना, लेस रिस्कियर होता है। सो हाई लिक्विडिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर आप चीज़ों को यहाँ पे ट्रेड करो तो इट इज़ लेस रिस्की, रिस्क यहाँ पे कम है ना, ओके। तो ये हमने फाइनेंशियल मार्केट में बेसिक चीज़ देख लिया है। हमसे अब क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से, ठीक है ना, इनमें से कौन कौन से बिल जो है वो मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। ये जो कैश मैनेजमेंट बिल है ना, क्या वो मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, है ना। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो हो गया, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, क्या ये हमारे पास मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ना भाई, ये हमारे पास मनी मार्केट के अंदर, भाई गोल्ड बॉन्ड अब बहुत समय के लिए बैंकों में रखेंगे, तो इट इज़ अ फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो अभी भी आप यहाँ पे समझ सकते हो, बट आगे बढ़ते हैं। कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही बात है। कोलेटराइज मतलब बॉन्डिंग मतलब समझ रहे हो आप, किसी चीज़ के बदले आपने सपोज अपनी ज़मीन के कागजात किसी को दिए और उससे उधार लिए, तो इसको क्या बोले, कोलेटरल आपने रखा है ज़मीन के कागजात के फॉर्म में। सो इट इज़ अ कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, बिकॉज आप अपनी बहुमूल्य चीज़ दे रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में उसको वापस ले लूँ। सो इट इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बच्चे को पता है सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स आर द पार्ट ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास सब चीज़ें। ना क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज्ड इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में हमसे पूछा गया है भाई।
हाउ मेनी और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज फिएट मनी। फिएट मतलब समझ रहे हो यार, फिएट मनी मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो कि कंट्री ऑथराइज करती है उसको बोलते हैं फिएट करेंसी या फिर फिएट मनी, है ना। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इसको क्या कर रही है, ऑथराइज कर रही है। तो बिटकॉइंस को हमारे देश कंट्री ने अभी तक लीगल टेंडर दिया गया है, नो नॉट ऑथराइज। चेक्स, यस चेक्स आर, है ना, चेक्स आर व्हाट, दिस आर फिएट मनी बिकॉज हमारे देश से गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करती है, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट। बिकॉज अगर कोई आदमी ने है ना बाउंस चेक दे दिया तो वो रिजेक्टेड एज अ मोड ऑफ है ना ट्रांजेक्शन। सो चेक्स एंड डिमांड्स आर ऑफ इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एंड दिस आर नॉट फिएट मनी। जो कॉइन्स एंड दिस नोट्स एंड दिस आर व्हाट, दिस आर फिएट मनी, है ना। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स जो है, सपोज करो कोई गलत वाला बना दिया, सो दिस आर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स नॉट फॉर फिएट मनी। आपको घूम घूम के यहाँ से उसको चेक दे रहे हो, वहाँ से इसको चेक दे रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। दिस आर फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। सो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से फिएट करेंसी है, तो आंसर हो जाएगा डी 4 and 5 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सडनली डिसाइड टू डीमोनेटाइज सर्टेन करेंसी नोट्स एंड रिप्लेस इट विथ न्यू वंस, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग आर लाइकली टू हैपन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सडन डिमोनेटाइजेशन। जो कि पहले हुआ 2016 के अंदर, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है फिर से, ठीक है। तो सडन डिमोनेटाइजेशन क्या हो गया, अगर सडन डिमोनेटाइजेशन हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, सडन डिमोनेटाइजेशन से क्या हो जाएगा, क्या हमारे पास जो एग्रीमेंट डिमांड है वो थोड़ा सा शॉक देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप समझना सप्लाई ऑफ मनी अचानक से कम हो जाएगा ना भाई, डिमोनेटाइजेशन को सप्लाई ऑफ मनी अचानक से कम हो जाएगा। सो क्या होगा भाई, जो सप्लाई ऑफ मनी अचानक से जब कम हो जाएगा तो जो एग्रीगेट सप्लाई है, सप्लाई शॉक भी होगा और डिमांड शॉक भी होगा। पैसा नहीं तो डिमांड कैसे करेंगे, और सप्लाई चीज़ों खरीद के सप्लाई कैसे करेंगे, सो दोनों हो जाएगा सडन डिमोनेटाइजेशन की वजह से। फॉल इन दी मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे बिकॉज पैसा कमी है भाई, मनी सप्लाई कम है ना, लिक्विडिटी कम हो गया है, पैसा की कमी हो गई है। ऐसा लोगों को लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज समझना डिमोनेटाइजेशन मतलब आपने पैसा को फिर से जमा कर रहे हो बैंक के अंदर, ठीक है, और फिर बैंक आपको फिर से पैसा देगी, तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा ना, मनी ज़्यादा हो जाएगा ना बैंकों के पास, तो मनी सप्लाई बैंकों के अंदर बढ़ जाएगा। जब बैंक के अंदर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट इंटरेस्ट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सो नॉट फॉल, इट इंक्रीज। एंड लिक्विड क्रंच, बिल्कुल सही बात है यार। इफेक्टिव कैश इन सर्कुलेशन, क्योंकि कुछ समय के लिए ना, लिक्विडिटी क्रंच मतलब कुछ समय के लिए, हम लोग जो ओल्ड बैंक हैं वो काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ समय के लिक्विडिटी क्रंच आएगा, बिल्कुल सही बात है। एंड इंक्रीज इन आरबीआई लायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आपको जो ओल्ड नोट्स हैं उसको देने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा, बट इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। हमको बात करनी है कि सडन अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया, सडन डिमोनेटाइजेशन हो गया तो क्या होगा, सपोज को सडन डिमोनेटाइजेशन हो गया तो आरबीआई लायबिलिटी क्या होती है कि कोई 10 रुपये का चीज़ लेके जा रहा है ना, किसी को दुकान वाले को बोला कि भाई मेरे 10 सामान दे, तो इसका ऑब्लिगेशन होता है, आरबीआई बोलता है कि तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, ये सब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ये ऑब्लिगेशन कि 10 रुपये का सामान दो, उसे तो हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ लीगल टेंडर। बट कुछ समय के लिए हमारे पास अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया तो हमारे पास वो नोट काम नहीं करेंगे यार, तो लायबिलिटी जो है आरबीआई की शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत पर्टिकुलर जो समय जिसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ है उस सडन मूवमेंट पे क्या होगा, जो आरबीआई की लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे आदमी को, इकोनॉमी में क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं होते ना यार, आपको किस रेफरेंस में सोचना है, डिफरेंट रेफरेंस से सोचोगे तो डिफरेंट आंसर आते हैं, तो इसी को हमको समझना है यहाँ पे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1, 2 and 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 1, 2, 3 and 4। देखो मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो गया था ना भाई, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, बैंकों के पास तो ज़्यादा पैसा देने चाहेंगे लोगों को, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ना, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसको से नोट उनको दे दिए गए तो ज़्यादा पैसा आ गया। सो फॉर इन द इंटरेस्ट रेट्स, जैसे कि हमारे पास जब डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था तो हुआ भी था यार, ये करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2015। हमको बात किसकी करनी है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात करनी है, जो साइन किसके बीच में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, है ना।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू रेगुलेट द क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, मेंटेन द रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, maintaining adequate foreign exchange reserve which can be beneficial in the times of economic crisis, maintaining price stability while keeping the objective of growth in mind। बिल्कुल सही बात है यार, जो 5th नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही बात है। प्राइस स्टेबिलिटी इसका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ को भी देखना है। ये हमारे पास मेन एम है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कमिटी का, ठीक है ना। सो इट इज स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ, स्टेबिलिटी पहले देखेगा उसके बाद ग्रोथ। और हमारे पास जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसके अंदर हमारे पास आरबीआई ने मतलब जो सेट किया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने, इट इज 4 ± 2%। दिस इज आवर इन्फ्लेशन टारगेट। तो हमको बात करनी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड, हमको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो समझना है कि भाई ये जो रेपो रेट होता क्या है। हमने तो शुरुआत में ही बात की थी भाई, रेपो रेट जिस दर पे बैंकों को पैसा मिलता है कहाँ से, आरबीआई से, जिस दर पे बैंकों को पैसा मिलता है कहाँ से, आरबीआई से, उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड रेपो रेट जो होता है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो कि एक ओवरनाइट पर्पस के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, उसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, दे कैन बोरो एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी क्या होता है हमारे पास, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी हमारे पास क्या होता है, बैंक पैसा लेते हैं आरबीआई से ही लेते हैं, ठीक है ना। बट ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसमें एडिशनल अमाउंट बोरो करते हैं रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा रेट पे, ठीक है। अगर मैं एक तरह से इस तरह से कंक्लूड करूं तो एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज रेपो रेट प्लस 0.25% अभी के लिए, ठीक है। सो हमारे पास जो एसएलआर है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना, रेपो रेट के केस में, ठीक है ना, कैन नॉट बी यूज फॉर अवेलिंग लोन्स एट द रेपो रेट वाइल दे कैन बी यूज फॉर अवेलिंग लोन्स अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बिल्कुल सही बात है। जो एसएलआर सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इन रेपो रेट, बट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में उसका एज अ सिक्योरिटी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा बी, और दोनों ओवरनाइट पर्पस के लिए ही हैं। इसमें सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू वेरियस रिजर्व रेशियो ऑफ आरबीआई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है वेरियस रिजर्व रेशियोज की, ठीक है। तो जो कैश रिजर्व रेशियो है इज टू बी मेंटेन ऑन द डेली बेसिस, वेयरएज द स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज टू बी मेंटेन ऑन द फोर्टनाइटली बेसिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है ना, इट इज़ गलत, बिकॉज ये उल्टा बोल रहा है। जो CRR है कैश रिजर्व रेशियो को, है ना, बैंकों को रखना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास। और जो SLR है, याद रखने तरीका, एस से स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एस से सेल्फ मतलब बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है। तो जो CRR के रखना पड़ता है, जो नेट टाइम एंड नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी है, वो जो CRR है वो कैसा होता है, फोर्टनाइटली बेसिस में होता है भाई। एंड जो SLR है वो डेली बेसिस में रखना पड़ता है ना। NDTL के फॉर्म में दोनों को रखना पड़ता है, बट फोर्टनाइटली बेसिस में किसको रखना पड़ता है भाई, फोर्टनाइटली बेसिस में CRR को याद रखना पड़ता है, सो ये उल्टा बोल रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द कैश रिजर्व रेशियो इज टू बी मेंटेन एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, whereas the statutory liquidity ratio is to be maintained as per the Reserve Bank of India Act of 1934। क्या ये सही है भाई, तो ये सही नहीं है। देखो, तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। जो हमारे पास CRR है ना, CRR के लिए दो क्राइटेरिया है। स्केड्यूल बैंक्स जो है वो कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, एंड नॉन स्केड्यूल बैंक्स किसके अंदर आम करेंगे। जो स्केड्यूल बैंक्स हैं उनको CRR मेंटेन रखना पड़ता है अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, RBI एक्ट ऑफ 1934 के अंदर। जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं उनको CRR रखना पड़ता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949।
ठीक है। और जो SLR है जो बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है, इसमें दोनों स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल दोनों बैंकों को रखना पड़ता है। SLR किसके पास रखते हैं, खुद के पास रखते हैं भाई, टू है ना, जो कभी लिक्विडिटी खत्म ना हो बोल के अचानक से बहुत सारा पैसा जरूरत पड़ गया तो क्या करोगे भाई, तो उसके लिए कुछ पैसा खुद के पास रखना पड़ता है बैंकों को, है ना, उसको बोलते हैं SLR। तो ये दोनों जो है स्केड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक दोनों में रेगुलेट किया जाता है बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डिसाइड CRR विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग रेट एज पर द सिचुएशनल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है भाई, RBI एक्ट के अंदर ये है कि देखो भाई अपने मतलब जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी रेट डिसाइड कर सकता है ना। बट जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 ने उसने एक लिमिट भी रखा कि आप 40% नहीं कर सकते SLR को, मतलब इसके लिए कोई लिमिट नहीं है भाई। जो CRR है उसके लिए नो लिमिट, इसके लिए नो लिमिट, ठीक है। बट जो SLR है उसके लिए लिमिट है। SLR को मैक्सिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 40%। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। क्वेश्चन रेट द टर्म डोविश एंड हॉकिश आर ऑफन सीन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ठीक है, डोविश और हॉकिश जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है क्या, बिल्कुल है ना। डोविश और हॉकिस का मतलब समझना भाई, हमारे पास डोविश का मतलब क्या होता है भाई, इट इज एन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आपने क्या क्या मनी सप्लाई को कम करने की बात कर रहा है, हॉकिश मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात कर रहा है। सो इट इज अ एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एंड मनी सप्लाई को कम करने की अगर बात कर रहे हैं सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का कब इस्तेमाल किया जाता है भाई, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी का कब इस्तेमाल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है ना कब इस्तेमाल किया जाता है, जब इन्फ्लेशन हाई हो, है ना, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन। एंड एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब ग्रोथ चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, है ना, तो जो बोलते हो हमारे पास जब डिप्रेशन वाला केस आता है, रिसेशन वाला केस आता है, तो ये हमारे पास जल्दी अपनाया जाता है। ठीक है, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हॉकिश एंड डोइश। तो याद रखने तरीका क्या है भाई, डो CD, C मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोइश। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट दी पब्लिक सेक्टर बैंक इन मैटर्स ऑफ। जो RBI है वो रेगुलेट किसको करता है भाई, RBI रेगुलेट दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द मैटर्स ऑफ व्हाट, रिवोकिंग दी बैंकिंग लाइसेंस, है ना, उनसे बैंकिंग लाइसेंस ले सकता है क्या, बिल्कुल सही बात है, उनसे जो लाइसेंस है वो ले सकता है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनसे लाइसेंस नहीं ले सकता, बिकॉज हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना वो डायरेक्टली RBI के अंदर में नहीं है भाई, इसको RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के चलाती है। ठीक है, तो अकेले दम पे नहीं कर सकता, वो उनके बैंकिंग लाइसेंस को रिमूव नहीं कर सकता। मर्जर भी जो है ना भाई, है ना, मर्जर भी हमारे पास है ना बिना उसके अकेले अपने दम पे नहीं कर सकता, है ना। विडिंग ऑफ ऑफ बैंक, विडिंग ऑफ ऑफ बैंक मतलब बंद नहीं कर सकते, फिर खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे जो होते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं भाई, है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, सब ना बोर्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली रेगुलेट करती है। तो ये भी अकेले दम पे RBI नहीं कर सकता। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा D, नन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया अ बैंक रन कैन बी सेड टू हैव अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो बैंक रन कब बोलेंगे भाई, व्हेन अ पर्टिकुलर बैंक हैज मेड नो प्रॉफिट फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ, नो, व्हेन अ बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट और हैज become an insolvent and cannot lend new loans anywhere, when the non-performing asset of a bank constitute more than 50% of its loans, when the depositor withdraw their money simultaneously fearing the bank inability to return the money। ठीक है, तो बैंक रन कैसा सिचुएशन है, बैंक रन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे पास जो बैंक है ना, बैंक पैसा ना दे पाए, बल्कि जनरली देखो सिचुएशन है दिवाली का सिचुएशन, दिवाली में सब पैसे जाके बैंक से विड्रॉ करना चाहते हैं और बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, तो उस समय क्या होता है, बैंक रन देखने को मिलता है ना, बैंक में पैसा ही नहीं रहता,
है ना। सो इट इज़ रिजल्टिंग पैनिक की वजह से, बिकॉज वो लोग सोचते हैं बैंक मेरा पैसा नहीं दे पाएगा यार, चलो सब तो पैसा निकाल लेते हैं, तो सब निकाल लेते हैं, उस पास बैंक के पास पैसा चल रहता है भाई, उन लोग तो लोन देने के फॉर्म में उसको दे देते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ बैंक रन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात सी करनी है भाई, पेमेंट इकोसिस्टम की बात करनी है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ओनली पेमेंट सिस्टम ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई कैन बी ऑपरेटेड इन द कंट्री। क्या वही पेमेंट सिस्टम को हमारे देश के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं जो कि आरबीआई ने अप्रूव किया हो? बिल्कुल सही बात है यार, ऑथराइज किया उसी को हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो आया था एक्ट 2007 में, उसने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ किसके पास ये पावर है ऑथराइज करने की? आरबीआई के पास ये पावर है, ठीक है। इट इज अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। क्या नेशनल बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एनपीसीआई जो है ना, क्या ये आरबीआई का सब्सिडरी है? ना भाई ना, इट इज़ अ नॉन, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, इट इज़ अ नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जो कि ऑथराइज किसने किया है? आरबीआई ने ऑथराइज किया है। इसको ऑथराइज किसने किया है? आरबीआई ने ऑथराइज किया है अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट पीएसएस ऑफ 2007, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, इट इज़ अ नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। ओनली बैंकिंग एंटिटीज आर अलाउड एज द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर इन इंडिया। क्या सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंटिटीज आर अलाउड? अभी भी देखा भाई कि जो एनपीसीआई है वो एक नॉन बैंक एंटिटी है, सो इट इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल एनपीसीआई है ना, जो कि क्या है भाई, एनपीसीआई जो नॉन बैंकिंग एंटिटी है ना, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको ओन कौन करता है भाई? मेजर बैंक है ना, इट्स ओन बाय ग्रुप ऑफ मेजर बैंक, ठीक है ना, मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिलकर एनपीसीआई को बनाया था। तो हमसे करेक्ट पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट तीनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, फर्स्ट क्या है? अरे सॉरी, फर्स्ट इज करेक्ट ना, सो हमसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल एंड एग्रीड, और in the context of banking in India, which of the following agricultural and allied activities can be granted loans under the scheme of priority sector lending, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर हम किस किस एक्टिविटीज़ को हम पैसा दे सकते हैं, बैंक्स पैसा दे सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। कोई आदमी एक बायोगैस प्लांट बनाना चाहता है, तो क्या उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर पैसा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। सोलर इंस्टॉलेशन, यस इट इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लांट, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के आता है। एग्रीकल्चर मशीनरी, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के आता है। एंड लोन्स टू द फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, यस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही बात है, ये सब हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, इसीलिए दिस आर पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आंसर क्या हो जाएगा 12 का डी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से पूछा गया है भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस गिव प्रिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। ये गलत है भाई, बिकॉज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हमारे पास है ना लोन देने की बात करते हैं, बैंक हमेशा लोन दें, एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज है लोन का वो किसको दें? उस सेगमेंट को दें जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, लार्ज इम्पैक्ट डालता है इन पॉपुलेशन एंड वीकर सेक्शंस पे, ठीक है ना। सो ये इम्पैक्ट डालेगा लार्ज सेगमेंट पे, उन चीज़ों को, उन है ना, उन पॉपुलेशन को जो कि इम्पैक्ट करे लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, है ना, वीकर सेक्शन को, उसको हम देना चाहते हैं इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, ठीक है। तो एक ऐसा नहीं कि भाई एक प्रेफरेंशियल रेट पे दिया जाएगा, है ना, ऐसा कोई डिटाइन डिटरमाइंड नहीं है कि हाँ भाई इसी रेट पे आप इंटरेस्ट उनको दोगे, है ना।
So this is incorrect. As per the recent RBI norms, incremental priority sector credits will be given to the identified district to address the regional disparities in the flow of credit on a district level. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था भाई। कुछ जगह अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ जगह नहीं दिया जा रहा है पैसा ना प्रायोरिटी सेक्टर के फॉर्म में, कुछ जगह दे दिया जा रहा है, कुछ जगह दिया जा रहा है। तो जो इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट्स का इस्तेमाल किया गया है ना, टू आइडेंटिफाइज दोज डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डिस्पैरिटी है, जहाँ पे डिस्पैरिटी है उनको क्रेडिट का फ्लो देंगे। सो दिस इज करेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट फॉर इंक्रीमेंटल क्रेडिट फ्लो विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। नो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जो आरबीआई होगी वो लिस्ट बताएगी कि हाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे पास इंक्रीमेंटल क्रेडिट फ्लो के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। तो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है The Reserve Bank of India has specified criteria or specified certain regulatory trigger points as a part of the prompt corrective action। जो prompt corrective action framework है उसके अंदर हमारे पास कुछ certain regulatory trigger points हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किए हैं। which the followings are included as a parameter for introducing a prompt corrective action framework in a particular bank। okay, for including a which of the following are included as a parameter for introducing a prompt corrective action framework in a particular blank नहीं बे बैंक। तो किसी भी बैंक में prompt corrective action यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमसे पूछा गया। पहले तो ये बात है कि भाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हमारे पास है ना एक तरह से एक्शन है जिसमें एक इंटरवेंशनल मैकेनिज्म है ना। व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? इट इज एन इंटरवेंशनल मैकेनिज्म जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको देखते हैं कि जो हमारे पास पोर क्वालिटी एसेट्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है ना, उनको हम क्या करते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको एक तरह से हम क्या करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसी पर्टिकुलर बैंक में, तो उसमें हम क्या देखते हैं भाई, जो कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो है ना, वो देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। डेट सर्विस ऑब्लिगेशन ना भाई ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यस, रिटर्न ऑन एसेट यस, दिस 3 थिंग्स आर चेक इन है ना। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किस बैंक को चाहिए उसको देखने के लिए, ठीक है। एंड जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है इट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। ये कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज़ ओनली फॉर कमर्शियल बैंक्स और इट इज़ ओनली फॉर जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इट इज़ ओनली टू कमर्शियल बैंक्स है ना, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं एंड जो हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमको बात करनी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया, ये हमसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड। हम दूसरे देश से, ठीक है ना, सपोज करो यूएसए का कोई बैंक है, वहाँ से हम पैसा इंडिया में लेना चाहते हैं, तो क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला बॉन्ड, बिल्कुल सही है, मसाला बॉन्ड तो बच्चे को पता होगा कि मसाला बॉन्ड आर व्हाट दिस रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाहर से पैसा ले सकते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग नाम से समझ आ रहा है भाई, बाहर देश से हम पैसा ले सकते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, बिल्कुल सही बात है ना, इससे क्या कर सकते हैं, जो यूएस इन्वेस्टर्स है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, क्या इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर देश से पैसा ले सकते हैं ना। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स से हमारे पास जो बाहर के देश हैं वो हमारे देश से पैसा लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो उल्टा हो गया। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इसमें 1, 2, 3, आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। हमको बात किसकी करनी है भाई, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कैरी जीरो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क
फर्स्ट क्या है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कैरी जीरो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क। क्या करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में 0% एक्सचेंज रिस्क होता है? बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि ये स्वैप ऑपरेशन जो होते हैं ना, ये होते हैं बिकॉज टू अवॉइड टर्बुलेंस एंड अदर रिस्क इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो इसमें जीरो एक्सचेंज रेट होता है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन आउट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन टू स्टॉप डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। बिल्कुल सही बात है ना। इसको डिप्रिसिएशन को रोकने के लिए एक आउट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट इज नाइदर वन नॉट टू। Question number 17 है with reference to Indian economy consider the following, which of the above can be considered as the step taken to achieve effective monetary policy transmission by the Reserve Bank of India। करेक्ट हमसे पूछा गया है कि ना इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन के सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। इसको हम बोलते हैं LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, है ना, विच फैसिलिटेट व्हाट, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी। पैसा ले सकते हैं बिकॉज रेपो ऑपरेशन में क्या होगा, जो RBI होगी ना, वो पैसा देगी किसको, बैंकों को। वो पैसा देगी किसको, बैंकों को, इन रेपो रेट। KYC नॉर्म्स, यार KYC का KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, इसका कोई भी रोल नहीं है भाई किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में। करेंसी स्वैप, बिल्कुल सही बात है। अभी देखा हमने करेंसी स्वैप जो है इट लीड टू बेटर ट्रांसमिशन इनटू, है ना, एंड लैंडिंग रेट ऑल्सो, है ना, लैंडिंग रेट को भी एक तरह से अच्छा करेगा। एंड कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल एडुकेसी होता है इसका मतलब है हमारे पास इट इज रिलेटेड टू दी बैंक फाइनेंशियल साउंडनेस, है ना, नॉट पॉलिसी ट्रांसमिशन। जो बैंक का कितना अच्छा है, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स मतलब बैंक अच्छा है कि बुरा है, बिकॉज कैपिटल फंड्स, है ना, कैपिटल एडुकेसी रेशियो के अंदर क्या आते हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कैपिटल फंड्स अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, कैपिटल फंड्स के अंदर टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैपिटल्स आते हैं। तो इट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस कि हाँ कोई भी बैंक कितना अच्छा है या फिर ख़राब है वो बताता है यार, कोई फाइनेंशियल ट्रांसमिशन के बारे में नहीं बताता। इट इज़ अ स्टेटस अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 LTRO यस, करेंसी स्वैप 1 and 3, आंसर हो जाएगा C। 18 है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, जो CRR है। CRR क्या होता है भाई, RBI के पास जो पैसा रखना पड़ता है किसको, बैंकों को। ठीक है, बैंक जो पैसा रखते हैं किसके पास, RBI के पास, उसको क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, मतलब 0.5% से बढ़ा दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। ठीक है ना, CRR को बढ़ा दिया तो समझना मतलब बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा किसके पास, RBI के पास, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो मनी इन द सर्कुलेशन फॉल ड्रास्टिकली, एक्सट्रीम वर्ड है, बहुत कम नहीं होगा बे। द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक विल रिड्यूस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स। बिल्कुल सही बात है, पैसा कम है तो लैंडिंग रेट्स को कम कर सकते हैं, लैंडिंग रेट्स को बढ़ा देंगे बे, कम क्यों करेंगे। इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द बैंक टू लैंड, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा D। जो पैसा सब मनी सप्लाई, सब पैसा को लोग RBI ले जा रहा है भाई, तो अब उनके पास ब्याज में पैसे देने की, ब्याज में किसी को लोन देना, पैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो लैंड कम करेंगे। ठीक है, सो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर बैंक टू लैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट द मैकेनिज्म यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अगर एक्सेस लिक्विडिटी RBI करना चाहती है, एब्जॉर्ब करना चाहती है एक्सेस लिक्विडिटी को, तो किसका इस्तेमाल करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मेनली इस्तेमाल करती है कौन, RBI। ठीक है, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है द टर्म जो कि इस इंडिकेट करता है मैकेनिज्म यूज्ड बाय RBI, तो इट इज कॉल्ड एज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है ना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशंस किए आते हैं RBI के द्वारा, जिसमें वो क्या करता है, एक्सेस लिक्विडिटी को ले लेता है ना, कैसे ले लेता है भाई, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
ओके। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मत बोलना, बिकॉज ओपन मार्केट में सेलिंग एंड बाइंग दोनों होता है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करने की बात करें, जिसको हम बोलते हैं एमएफएस, दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। 2004 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, ठीक है ना। इसमें क्या करता है भाई, एक्सेस लिक्विडिटी को कैसे लेती है गवर्नमेंट, है ना, सिक्योरिटी दे देती है लोगों को, और उनके पास जो पैसा है उसको ले लेती है कौन, आरबीआई। सो जो एक्सेस लिक्विडिटी है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द बेसिक एम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, जीसैप, है ना, न्यूज़ में था भाई, है ना। तो जीसैप की बात करनी है, जीसैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है भाई। तो जो बेसिक एम क्या है भाई जीसैप का, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन स्कीम है उसका बेसिक एम क्या है, टू मेक द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट स्टेबल, to bridge the fiscal and monetary deficit, to increase the availability of money, to boost the business sector, to reduce the general interest in the economy, है ना। to make the government securities market stable, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मार्केट है उसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास क्या किया गया है, जीसैप को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड जीसैप कुछ नहीं है भाई, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, अगर पैसा की कमी हो गई तो, मतलब पैसा ज़्यादा हो गया तो, और दे देते हैं अगर पैसा कमी हो गया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन आरबीआई इंक्रीज द सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी हैपन। समझना कि भाई आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है भाई, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दे रही है, ठीक है। तो पैसा ले लेगी लोगों से, जब पैसा ले लेगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सो सेंट्रल बैंक इज एडॉप्टेड एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट इंटरेस्ट रेट। देखो भाई जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम है, तो मार्केट के इंटरेस्ट रेट कैसे कम होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे भाई। मतलब आपको जो पैसा मिलेगा बैंक में पैसा रखने से ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज आपके पास वैसे ही पैसा कम है और आप बैंकों को पैसा रख रहे हो बैंक में, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज नॉट एन एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस। ओके, ये एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस नहीं है भाई, एक तरह से ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। एकोमोडेटिव को हम क्या बोलते हैं, लूज बोलते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ लूज या फिर एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज़ अ टाइट और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इन एन इकोनॉमी। अगर लिक्विडिटी ट्रैप हो गया है तो क्या क्या सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस क्या के हैं, क्या होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। पहली बात तो ये जो लिक्विडिटी ट्रैप है ये क्या है भाई, लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है, व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनएफेक्टिव, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है भाई, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं वो इनएफेक्टिव हो जा रहे हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनएफेक्टिव हो जा रहा है। कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जा रहा है, इनएफेक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत लो है, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं, है ना, दे प्रीफर टू सेव रादर देन इन्वेस्ट, ठीक है। पैसा बचाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दो चीज़ें हैं लिक्विडिटी ट्रैप में, पहले बात तो इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, कम होते हैं भाई, इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, कम होते हैं, एंड कस्टमर जो हैं, कंज्यूमर जो है वो क्या करते हैं, सेव करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्ट। तो ये क्राइटेरिया है हमारे पास लिक्विडिटी ट्रैप की, ये सब चीज़ें हमको याद रखनी है। तो पीपल कीप देयर फंड इन फिक्स्ड एंड डिमांड डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ना भाई ना, वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, नॉट इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट एंड नॉट डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। वो लॉक नहीं करना चाहते अपना डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। सो ये सेविंग अकाउंट से अपना पैसा रखने की बात करते हैं, नॉट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। सेंट्रल बैंक विल स्टार्ट टू इंक्रीज द रेपो रेट टू मेक मनी मार्केट मोर लिक्विड, है ना। लिक्विडिटी ट्रैप में हमारे पास लो इन्फ्लेशन होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है,
इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो जाता है। जब इस कंडीशन में गवर्नमेंट को बूस्ट करना है ना, तो इसमें सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होता भाई। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, फिस्कल पॉलिसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिस्कल पॉलिसी मतलब पैसा दे दे लोगों को, है ना, जिससे क्या करें, पैसा दे दे मतलब एक तरह से हमारे पास पैसा कैसे देंगे वो तो बता देंगे, फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू हो सकते हैं, है ना। तो जब उनके पास पैसा होगा तो जाके क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, है ना, पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक रिवाइव होगा। सो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक दिखती है उसका कोई रोल नहीं होता है लिक्विडिटी ट्रैप में, यहाँ फिस्कल पॉलिसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट कोई सा भी नहीं, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेड्यूल बैंक्स। हमको बात किसी करनी है, शेड्यूल बैंक्स की बात करनी है। एवरी बैंक लिस्टेड इन द शेड्यूल 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट एज अ शेड्यूल बैंक एंड इन ऑर्डर टू एंटर द कैटेगरी ऑफ बैंक शुड होल्ड अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 500 करोड़। क्या ये सही है भाई? ये गलत है ना। हम शेड्यूल बैंक का सही है कि शेड्यूल बैंक इसको बोलेंगे जो कि शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई में मेंशन्ड रहना चाहिए, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू एंटर द कैटेगरी बैंक शुड होल्ड अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख नॉट 5 करोड़, ठीक है। सो इट इज नॉट 500 करोड़, इट इज 5 लाख मिनिमम। Those banks that are not listed in the Schedule 2 of the RBI are not eligible to receive loans from RBI for normal banking purpose। बिल्कुल सही बात है, जो Schedule 2 में है उनको लोन्स नहीं देगी RBI भाई। Unlike scheduled banks, the non-scheduled banks are not required to meet the cash reserve requirement। गलत बात है भाई। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है, दे ऑल्सो मस्ट मीट द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बट नॉट विद रिजर्व बैंक बट विद देमसेल्फ, खुद के पास रखना पड़ता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली, आंसर जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स। हमको क्या बताना है भाई, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताना है। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स, द टर्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स refers to primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas that are allowed to lend money only to non-agriculture purpose। भाई अर्बन एरियाज में है तो उसी पर सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही देंगे क्या ये, हैं? क्या उसी पर सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही पैसे देंगे क्या ये? ना 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 ना। पहले जब बनाया गया था ना इनको, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 1996 में, तो उस समय था कि भाई इनको सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पैसा देना है। बट आज ऐसा नहीं है, आज इन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी पैसा दे सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट also came under the regulatory ambit of the Reserve Bank of India under the Banking Regulation Act of 1949 and the Banking Law कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1955। बिल्कुल सही बात है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको भी हमारे पास रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर आना पड़ता है भाई। और इसमें यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रेगुलेशन होते हैं एंड बैंकिंग लॉ एक्ट ऑफ 1955 के अंदर भी रेगुलेशन होते हैं। इनका पूछा, इनका जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटीज इन रिटर्न। ठीक है, तो शेड्यूल बैंक से पैसा कैसे लेती है आरबीआई, ये हमसे पूछा गया है, विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कोलेटरल इन्वॉल्व होते हैं क्या? देखो भाई, हमारे पास रेपो में तो क्या हो गया, आरबीआई जो होती है ना वो शेड्यूल बैंक्स को पैसा देती है। रिवर्स रेपो में क्या होता है, हमारे पास शेड्यूल बैंक से आरबीआई के पास वापस से पैसा जाता है ना। सो ये दोनों तो नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे कोलेटरल्स इन्वॉल्व होते हैं, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होते हैं यार। ठीक है, ओके। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी हमने देखा भाई कि सिक्योरिटीज इन्वॉल्व थे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बट जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो एक लिक्विड मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी। इसमें कोई भी हमारे पास कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होता। एंड ये किसने रिकमेंड किया था, उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में रिकमेंड किया था भाई। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सटर्नल
बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट, हमको बात करनी है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट की। एन एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड और एक्सटर्नल बेंचमार्क इज डिफाइंड एज a reference rate set by each bank for determining the interest rate of loans। हाँ बिल्कुल गलत बात है भाई, बिकॉज इट इज इंटरनल बेंचमार्क है ना, वो जो डेफिनेशन बता रहा है वो इंटरनल बेंचमार्क का डेफिनेशन बता रहा है। इंटरनल बेंचमार्क क्या होता है? इंटरनल बेंचमार्क इज डिफाइंड एज अ रेफरेंस रेट सेट बाय ईच बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन। जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है इज डिफाइंड एज द रेफरेंस रेट पब्लिश बाय एन इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक इंडिया के अंदर फेबिल है ना। जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है उसको एक इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिश करता है, लाइक फेबिल। और ये फेबिल क्या है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर जो क्या करता है? एक्सटर्नल बेंचमार्क रिलीज करता है। इंटरनल बेंचमार्क आपस में मिलकर वो रिलीज करते हैं, बैंक आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। बैंक कैन चूज वन ऑफ द 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क: रेपो रेट, 3 month ट्रेजरी बिल यील्ड, 6 month ट्रेजरी बिल यील्ड एंड अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश बाय द फाइनेंशियल बेंचमार्क इंटरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसको हम क्या बोलते हैं? फेबिल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इन सब में से बैंक चूज कर सकती है, इन चारों में से। द इंटरेस्ट रेट मस्ट बी चेंज्ड एटलीस्ट वंस एवरी 3 month इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटर्नल बेंचमार्क, कि हर 3 महीने में उनको बदलना जरूरी है भाई। बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल बेंचमार्क के हिसाब से बदलना जरूरी है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 only। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिक्विडिटी कवरेज है ना, कवरेज रेशियो। हमको बात करनी है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करनी है, LCR की बात करनी है विद रेफरेंस टू इंडियन बैंकिंग सेक्टर। जो LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, उसके बारे में बात करनी है। ओके, सो व्हाट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो? ठीक है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है क्या? इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ हाई लिक्विड एसेट हेल्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है भाई? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हाई लिक्विड एसेट रखते हैं, ऐसा रखना भाई। इसका तो फॉर्मूला है सिंपल सा, लिक्विड कवरेज रेशियो इज इक्वल टू हाई लिक्विड है ना, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अमाउंट अपॉन द टोटल नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। The proportion of high liquid asset held by the financial institution to ensure their ongoing ability to meet short term obligation। ठीक है, सो व्हाट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो? वो जो उनके पास हाई लिक्विड एसेट है, मतलब जो कैश के फॉर्म में जो पैसा है, जो कैश के फॉर्म में जो पैसा है अपॉन नेट कैश फ्लो, मतलब जितना पैसा उनके पास आ रहा है उसमें से वो कितना पैसा अपने पास रखे हैं उसको एक तरह से देख रहा है। एंड LCR जो है दैट इज दी लिक्विड कवरेज रेशियो जो है ना, ये बेसल 3 के अंदर है ना, इट इज एन अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी एसेट दैट इनफ टू फाउंड कैश आउटफ्लो फॉर 30 days। मतलब सपोज करो एक बैंक है भाई, उससे 30 दिन तक सपोज लोग जाकर पैसा निकाल ही रहे हैं, तो जो पैसा है 30 दिन तक, वही क्या है हमारे पास? LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। कितना दिन तक वो लिक्विडिटी मेंटेन कर सकता है, कितना दिन तक जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, बिकॉज कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग उसके बैंक के अंदर पैसा रखे हैं ना यार, सो उसका जो ऑब्लिगेशन है बैंक की, उसको पैसा लौटाए, और कितना दिन तक लौटा सकता है? 30 दिन तक लौटा सकता है। इस लौटाने की एबिलिटी को क्या बोल रहे हैं हम? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को बोल रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इफ RBI डिसाइड टू अडॉप्ट अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगा भाई? मनी सप्लाई को कम करने की बात करेगा भाई। RBI मनी सप्लाई कम करने की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट यूज? तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगा? शॉर्ट टर्म, इंक्रीज द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो लोग ज़्यादा पैसा रखेंगे क्या इसके पास, और क्या कर देंगे? मनी सप्लाई कम कर देंगे। तो बिल्कुल सही बात है यार। लोअर द रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, तो जो RBI है उसको खुद के पास पैसा कम रखना पड़ेगा, बैंकों के पास खुद के पास पैसा कम रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा लैंडिंग में दे देंगे भाई, है ना, दूसरे को दे देंगे पैसा, लोन के फॉर्म में दे देंगे पैसा, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, सो मनी सप्लाई कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। एक्सपांड ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसको एक्सपांड कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपांड ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपांड ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सेल सिक्योरिटीज। ठीक है, सेल सिक्योरिटीज। ठीक है, सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को सेल कैसे करेगा? जब RBI होगा, जब सिक्योरिटी दे देगा लोगों को, तो उनसे पैसा ले लेगा। जब पैसा ले लेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा भाई? मनी सप्लाई कम हो जाएगा यार। सो दिस इज करेक्ट।
ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। हमने देखा था कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है ना, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है एनबीएफसीज जो होते हैं, एनबीएफसीज जो होते हैं वो यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा था यार, यहाँ पे यस, ठीक है। तो मैंने रहा था कि यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कहाँ गया यार, है ना, उनके लिए सीआरआर नहीं है भाई, उनके लिए सीआरआर नहीं है यार, ठीक है। उनको आरबीआई के पास पैसा रखना नहीं पड़ता। ओके सॉरी यहाँ पे है, ठीक है। जैसे प्रॉम्प्ट, हाँ ये मैं ये बोल रहा था, ठीक है, वो देखना था उनको पड़ता है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है इट इज ओनली फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड नॉट फॉर एनबीएफसीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। हाँ इंपॉर्टेंट ये था, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है वो किसके लिए है भाई, कमर्शियल बैंक्स के लिए है सिर्फ और सिर्फ, नॉट फॉर एनबीएफसीज एंड नॉट फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देता हूँ, एनबीएफसीज में क्या अप्लाई नहीं होता, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अप्लाई नहीं होता। हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर क्या अप्लाई नहीं होता, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अप्लाई नहीं होता। ये सपने में भी नहीं भूलना चाहिए इस चीज़ को भाई, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, ये रजिस्टर्ड होते हैं 1956 के कंपनीज एक्ट के अंदर। Like banks, NBFCs also form a part of the payment and settlement system and can issue checks drawn on itself। देखो भाई NBFC जो है इट लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हैज दिस एक्टिविटीज, है ना, बैंक के जैसे हैं, बट दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक। याद रखना कि एनबीएफसी क्या इशू नहीं कर सकते, चेक इशू नहीं कर सकते, बिकॉज दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम। ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों को पैसा दे सकते हैं, ठीक है ना, पैसा दे सकते हैं, लैंड कर सकते हैं पैसा, बट ये चेक इशू नहीं कर सकते। दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड, कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। देखो भाई ये जो है हमारे पास, है ना, हमारे पास जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी है, ठीक है ना, इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है, नॉट आरबीआई, ठीक है ना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है इन सब चीज़ को। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को बताया भाई, बताओ भाई कौन रेगुलेट करते हैं, एनबी, है ना, नेशनल बॉक एक्सचेंज, एनबी, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, सेबी करता है, नॉट आरबीआई। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया अभी, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए सी। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसी की बात करनी है भाई, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करनी है, एआरसी की बात करनी है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट बाय द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। बिल्कुल सही बात है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन नाम से समझ आ रहा है, जो एसेट है बैंकों के पास, खराब एसेट में हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे लोन जिनको चुकाया नहीं जा रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल रहे हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, बैंकों को नुकसान हो रहा है, और बैंकों को नुकसान हुआ तो देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। इसीलिए क्या किया जाएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है वो एनपीए को भर देते हैं, जिससे देश को नुकसान नहीं होगा। भाई 10 रुपये के लोन के चक्कर देश का 10,000 का नुकसान होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, 10 रुपये को ले लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट बाइज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। ये सही है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 प्रोवाइड्स लीगल बेसिस फॉर सेटिंग अप एन एआरसी। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना, क्या वो अपना जो लीगल बेसिस है वो हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से लेते हैं? नो, इनका जो लीगल बेसिस है वो कहाँ से है भाई, है ना, सरफेसी से है। सरफेसीज व्हाट, सरफेसीज सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो सरफेसी एक्ट है 2002 से, वहां से इनका लीगल बेसिस देखने को मिलता है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनका। बैड बैंक भी बोलते हैं इनको। The ARC have to maintain a capital adequacy ratio of 15%। देखो भाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने बात की थी भाई, कहाँ पे बात की थी, ये रहा, नहीं यहाँ पे नहीं, ये तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हमने बात की थी ना,
बिल्कुल सही बात है। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो हमने देखा था उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये रहा, कहाँ गया बे, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है भाई, है ना, हाँ ये रहा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब क्या है, कैपिटल फंड्स अपॉन दी रिस्क वेटेड एसेट। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैपिटल फंड अपॉन कैपिटल फंड, जो कि हमारे पास टायर 1 टायर 2 टायर 3 कैपिटल्स आते हैं, कैपिटल फंड अपॉन दी नेट वेटेड एसेट, इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, तो इनको जो हमारे पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो मेंटेन करना पड़ता है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को 15% का रखना पड़ता है क्या? बिल्कुल सही बात है यार। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हमको बताना है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई, सपोज करो ये बैंक है, जो पैसा बैंकों को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और जो पैसा बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर एस से सेल्फ के पास जो पैसा रखना पड़ता है उसको बोलते हैं एसएलआर। ठीक है, तो हमको बात करनी है यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो की, जो पैसा किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, सो इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। बिल्कुल सही बात है। बैंक्स गेट रेगुलर इंटरेस्ट ऑन द मनी दे, है ना, मनी दैट इज विद द आरबीआई अंडर द सीआर रिक्वायरमेंट। ना भाई ना, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो पैसा वो आरबीआई के पास रखते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। एट द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी द आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो। नो, हाई इन्फ्लेशन है मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है भाई, हम लोग क्या चाहेंगे, मनी सप्लाई को कम करना चाहेंगे। मनी सप्लाई को कम कैसे करेंगे भाई, जो आरबीआई होगी वो सीआरआर को बढ़ा देगी, जिससे बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, है ना। उनके पास पैसा कम हो जाएगा तो वो लोन की फॉर्म में ज़्यादा पैसा दे नहीं पाएंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा नहीं, लोगों के पास पैसा आएगा नहीं तो वो खर्च करेंगे नहीं, तो इन्फ्लेशन होगा नहीं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इट विल इंक्रीज द सीआरआर ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, हमसे कैट पूछा, कट जाएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एसएलआर। देखो सीआर के बाद तो क्या पूछा गया, एसएलआर। अभी मैंने बताया एसएलआर क्या है, जो पैसा बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं एसएलआर, है ना, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। And statutory liquidity ratio is the minimum percentage of deposit, that is net demand and time liabilities that a commercial bank must keep with RBI. No, it is with themselves, so it is incorrect. A bank is liable to pay a penalty to the Reserve Bank of India if it fails to maintain the prescribed SLR. अगर जो प्रिस्क्राइब्ड एसएलआर है उसको अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा है बैंक, ठीक है, तो उसको पेनल्टी देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। और अभी के अगर हम बात करें कि अभी जो हमारे पास एसएलआर चल रहा है उसको छोड़ो यार, है ना, बट यहाँ पे जो एसएलआर है इट कम्स अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आईबीसी की बात करनी है। आईबीसी प्रोवाइड फॉर अ टाइम बाउंड प्रोसेस टू रिजॉल्व IBC provide for a time-bound process to resolve insolvency in which companies have to complete the entire insolvency exercise within 180 days and the deadline cannot be extended in any case. देखो भाई, है ना, ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एक्सरसाइज 180 दिन के अंदर तो करना ही चाहिए, और जो डेडलाइन है इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर maximum of 90 days, not more than that. So this is incorrect. The IBC sets out that operational creditors cannot trigger the corporate insolvency resolution process. Corporate insolvency resolution process, है ना। IBC sets out that operational creditors cannot trigger the corporate insolvency resolution process,
है ना। जो IBC सेट्स है इसमें बोलता है ना, सेट्स आउट ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन नॉट ट्रिगर, नो, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है दे कैन ट्रिगर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास IBC कोर्ट्स हैं इसमें 3 आदमी के पास ये ताकत है कि वो क्या कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, CIRP को ट्रिगर कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, है ना। दिस 3 पर्सन कैन ट्रिगर IBC। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सरफसी एक्ट। हमने देखा ना भाई, सरफसी एक्ट के अंदर क्या बनाए गए हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाए गए हैं। इट परमिट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर लोन बाय ऑक्शनिंग ऑफ द डिफॉल्टर रेसिडेंशियल और कमर्शियल एसेट्स। क्या इसके अंदर हमारे पास जो, हाँ बिल्कुल सही बात है यार, जो आदमी डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसके जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एसेट है उसको ये क्या कर सकता है, बेच सकता है, जो सरफसी एक्ट है उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है, जैसे विजय माल्या लूट के भाग गया देश को तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर उसको बेचा जा सकता है अंडर द सरफसी एक्ट। Unsecured loans under 1 lakh rupees and debts that are less than 20% of the original principals are exempt from the statute। बिल्कुल सही बात है, जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जो कि लोन्स हैं 1 लाख से कम के, एंड डेट्स हैं जिसमें लेस देन 20% ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल बचा हुआ है, वो यहाँ पे सरफसी एक्ट के अंदर नहीं आते, दिस आर एक्सक्लूडेड। बिल्कुल सही बात है। The central government passed a law in 2013 exempting the corporate banks from the purview of SARFAESI Act। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है ना 2013 में नियम, उसने कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ले आया सरफेसी एक्ट के अंदर, ठीक है। पहले वो इसके पार्ट नहीं थे भाई, ठीक है। तो बट अब वो 2013 के बाद ये इसके पार्ट बन गए हैं, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग दैम। 2013 में जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉ पास किया उससे इंक्लूड कर दिया गया कोऑपरेटिव बैंक्स को सरफेसी एक्ट के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैफीड की बात करनी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है यार, हल्के मत लेना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, NBFID की बात कर रहे हैं हम, है ना। NBFID के बारे में, इनिशियली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओन 100% शेयर ऑफ द NBFID विच मे सब्सिक्वेंटली बी रिड्यूस अप टू 26%। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। जो नेशनल बैंक है जो कि फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, शुरुआत में 100% शेयर होगा, धीरे धीरे इसको बेचा जाएगा, कम से कम 26% तक लाया जा सकता है। NABFID, है ना। NABFID इज व्हाट? NABFID मतलब क्या होता है भाई? NABFID इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, है ना। will be regulated and supervised as an all India financial institution under the Companies Act of 1956। ना भाई, इसको रेगुलेट किया जाता है एंड सुपरवाइज किया जाता है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, RBI एक्ट ऑफ 1934 के अंदर ये सुपरवाइज एंड रेगुलेट किया जाता है, नॉट अंडर द कंपनीज एक्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट। No investigation can be initiated against the employee of NBFID without the prior sanction of the central government in case of the chairperson or other directors। बिल्कुल सही बात है। NBFID के जो मेंबर है इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही चालू नहीं की जा सकती बिना परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस आर करेक्ट, है ना। हमको बात करनी है LTRO की नहीं बात करनी है, हमको टारगेटेड LTRO की बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, दे आर कंडक्टेड बाय द RBI टू इंश्योर एडुकेट लिक्विडिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड फॉर द एंटायर कंट्री।
देखो भाई ये जो है ना टारगेटेड लॉन्ग टर्म, नाम से ही समझ आ रहा है ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं। सो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल होंगे, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा गया है। The targeted LTRO are exempted from regulatory requirement of the cash reserve ratio for the equivalent of incremental credit disbursed by the banks as loans। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास जो कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट्स हैं उसे ये एग्जेम्प्टेड होते हैं। अंडर दी TLTRO the RBI auction funds to commercial banks up to a certain amount based on the repo rate। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, ऑक्शन कर देती है जो हमारे पास फंड्स होते हैं, है ना, उसको कमर्शियल बैंक को दे देती है बेस्ड ऑन द रेपो रेट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अभी मैंने बात की, फिर से बात कर लेते हैं। व्हाट इज कैपिटल एडुकेसी रेशियो? कैपिटल एडुकेसी रेशियो में दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए सबसे पहले तो, ये इट इज इक्वल्स टू कैपिटल फंड अपॉन नेट वेटेड एसेट। कैपिटल 1 में टायर 1, टायर 2, टायर 3 आता है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द बैंक टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द रिस्क वेटेड एसेट। क्या ये सही है भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। कैपिटल एडुकेसी रेशियो इट इज ऑल्सो नोन एज CRAR, कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो। Tier 2 capital is called core capital, consists of ordinary share, equity capital, audited revenue reserve and intangible asset। भाई इसको core capital जब बोल रहे हैं, है ना, core capital बोलते हैं टायर 1 कैपिटल को, ठीक है ना, नॉट टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? कोर कैपिटल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर आता है, इक्विटी कैपिटल आता है ना, ऑडिटेड रिवेन्यू रिजर्व्स आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, ठीक है। हमारे पास टायर 2 के अंदर क्या आता है? जो जनरल लॉस रिजर्व्स आते हैं, अनऑडिटेड रिजर्व्स आते हैं, याद रखना टायर 2 के अंदर। बस इंपॉर्टेंट ये है कि टायर 1 इज कॉल्ड एज कोर कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल के अंदर हमारे पास क्या आता है भाई? टायर 2 कैपिटल के अंदर अनऑडिटेड रिजर्व, अनऑडिटेड रिटेन्ड अर्निंग्स एंड जनरल लॉस रिजर्व, ये टायर 2 कैपिटल के अंदर आता है। कैपिटल फंड में 1+2 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा A, 1 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमेशा न्यूज़ में रहता है CBDC, तो CBDC के बारे में बताना है। इट एनेबल्स टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज CBDC? CBDC इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। और ये इसका एक पोटेंशियल बेनिफिट ये है कि हमको टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में ये हेल्प करेगा यार, बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल अल्टरनेटिव टू द करेंसी। हमारे पास कैश के फॉर्म में, जिससे हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ट्रांसमिट करने में टाइम लगता है, तो जो डिजिटल हो जाएगा सब चीज़ें, है ना, बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल एंटिटी, इट इज़ अ डिजिटल अल्टरनेटिव टू द कैश। तो हमारे पास जो टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में हेल्प करेगा। इट कैन बी सफर सब्सटीट्यूट ऑफ बैंक डिपॉजिट, बिल्कुल सही सेफर सब्सटीट्यूट बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है ना, बिकॉज, है ना, फिजिकल कैश के मुकाबले ये थोड़ा सा सेफ होता है। नो रिस्क ऑफ लूजिंग द फेस वैल्यू, है ना, ये सब समय तक स्टोर करेंगे, है ना, तो ये हमारे पास फेस वैल्यू को लूज करने कोई यहाँ पे चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इट इज़ अ सेफर सब्सटीट्यूट, इट इज़ अ सेफर सब्सटीट्यूट बैंक डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है। इन डिस्ट्रेस सिचुएशन इट हेल्प टू रिड्यूस बैंक रन। देखो भाई ये तो कैश के जैसे ही है, बिकॉज पोटेंशियल डिमांड अगर CBDC का बढ़ गया तो वो भी हमारे पास बैंक रन के सिचुएशन ला सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट कैन इंक्रीज डिपॉजिट एंड रिटेल लेंडिंग रेट्स, बिल्कुल सही बात है। ओके, बिकॉज जब आउटफ्लो होगा डिपॉजिट्स का, है ना, डिपॉजिट्स का आउटफ्लो हो रहा है किसके फॉर्म में? CBDC के फॉर्म में। तो जो बैंक होंगे वो मोटिवेट होंगे, है ना, ज़्यादा लेंडिंग रेट देंगे, मतलब लेंडिंग रेट अच्छा रहेगा, डिपॉजिट रेट भी अच्छा हो जाएगा। इट इज़ सेफर देन प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पेमेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। जो अभी का जो प्रेजेंट है ना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा सेफ है, बिकॉज इट इज़ यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, ठीक है ना, जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है यार।
करेक्ट हमसे पूछा गया, 3 के अलावा सब करेक्ट है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट की बात करनी है वर्सेस द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करनी है। नेफ्ट की बात करनी है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करनी है। द नेफ्ट मोड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर स्मॉलर वैल्यू वाइल आरटीजीएस, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इन हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन। क्या जो हमारे पास नेफ्ट होता है ना, उसको जब हमारे पास स्मॉलर ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो आरटीजीएस है उसको हम पास जब लार्जर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो आरटीजीएस है, इट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मेथड, डज नॉट हैव अ मिनिमम ट्रांसफर लिमिट सीलिंग ओवर द अमाउंट। नो, इसके पास एक मिनिमम ट्रांसफर लिमिट होता है भाई। द मिनिमम ट्रांसफर लिमिट फॉर आरटीजीएस इज 2 लाख। तो ये गलत हो गया। दी एनईएफटी, एनईएफटी मतलब क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। द सेटलमेंट ऑफ फंड हैपन इन रियल टाइम मीन्स दे आर प्रोसेस्ड एज दे आर मेड। भाई नाम से ही समझ आ रहा है यार, नाम से ही समझ आ रहा है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेटलमेंट रियल टाइम में हो रहा है ना। एनएफटी में रियल टाइम में नहीं होगा भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट जाएगा बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मतलब आप 1 रुपये जो बैंक में जमा करते हो ना, उसका एग्जैक्ट में जो वैल्यू होता है 2 रुपये होता है। बिकॉज आप 1 रुपये जो आपने बैंक को दिया, वो बैंक उससे 1 रुपये का करती है, लोन के फॉर्म में 1 रुपये दे देती है। तो अपने 1 रुपया जो दिया है आपका 1 रुपया भी है और दूसरे का भी 1 रुपया है। सो इट इज ए मनी मल्टीप्लायर, है ना। 1 रुपया जो है 2 रुपये का काम हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या पूछा गया, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, मनी मल्टीप्लायर इज द मैक्सिमम लिमिट टू विच मनी सप्लाई कैन बी अफेक्टेड बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट। बिल्कुल सही बात है। जो मनी डिपॉजिट हम कर रहे हैं उसमें जब बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे, तो जो मैक्सिमम लिमिट तक मनी सप्लाई चेंज हो सकती है उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, मनी मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड द लीगल रिजर्व रेशियो। इट मीन्स that if the reserve ratio is higher, जब रिजर्व रेशियो हायर होगा मनी मल्टीप्लायर विल बी ऑल्सो हायर। नो, हमारे पास क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशियो का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर एंड रिजर्व रेशियो, मनी मल्टीप्लायर और रिजर्व रेशियो कैसे रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन है। अगर रिजर्व रेशियो हायर है देन मनी मल्टीप्लायर विल बी लोअर, बिकॉज आप समझना बैंक को ज़्यादा पैसे रखना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, सच एज कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रखना पड़ेगा, सीआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, है ना, या फिर एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, जिसको वो लैंडिंग के लिए नहीं दे सकते। सो अगर रिजर्व रेशियो ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है भाई, इनवर्स रिलेशन है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार हमारे पास इकोनॉमी के अंदर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बड़े बड़े इंपैक्ट डालता है, ठीक है। जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमॉन्ग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। जितना भी पैसा एक पर्टिकुलर टाइम में पैसा पब्लिक के पास है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। M1 एंड M2 आर नोन एज नैरो मनी वेयर एज M3 एंड M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी। क्या ये सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। नैरो मनी किसको बोल रहे हैं, M1 एंड M2 को बोल रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना जनरली M1 को हम नैरो मनी बोलते हैं। M1 में क्या आता है, करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक। ठीक है, M1 इज व्हाट, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट ऑफ द मनी विद पब्लिक, है ना। जैसे कि ओके ऐसे डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक में कौन कौन आ रहा है, जो डिमांड डिपॉजिट है विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। डिमांड डिपॉजिट with the banking system plus other deposits with the RBI।
ये M1 हो गया। M2 में हमारे पास क्या आता है, M1 तो आएगा ही आएगा। M1 इज व्हाट, M1 इज दी करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट अमॉन्ग द पब्लिक, है ना। और जो डिपॉजिट है पब्लिक के अमॉन्ग, वो किस फॉर्म में है भाई, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है बैंकों के पास, ठीक है। तो M2 में M1 तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ टाइम लाइबिलिटीज भी आएंगी, ठीक है ना। टाइम लाइबिलिटीज, है ना, टाइम लायबिलिटीज प्लस डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, जो कि हमने देख ही लिया है ना। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ द रेसिडेंट विद द, है ना, विद अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 ईयर विद बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब चीज़। सो ये सबको दिमाग थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है तो फिर आंसर सॉल्व हो जाते हैं भाई, ठीक है। सो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, जो कि किसके पास है, विद बैंकिंग सिस्टम, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच इज इशूड बाय द बैंक प्लस टर्म डिपॉजिट, ठीक है, ये सब। उसके बाद है M3 में क्या आता है भाई, M2 प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ द रेसिडेंट प्लस कॉल और टर्म डिपॉजिट प्लस टर्म बोरोइंग्स। M4 में क्या आता है, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। M1 और M2 क्या बोला हमने, नैरो मनी बोला, इन दोनों को क्या बोला, ब्रॉड मनी बोला। जनरली M1 को ही नैरो मनी बोलते हैं, बट ठीक है, इस क्वेश्चन ने ऐसा बोला है तो सही है भाई। अगर आपसे M0 के बारे में पूछा जाए कि M0 क्या है, तो ये M0 इज व्हाट, इट इज करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस जो बैंक को आगे पास RBI के पास पैसा रखना पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं। सो बैंकर्स डिपॉजिट्स विथ RBI, ये हो गया M0, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है M4 इज मोस्ट लिक्विड एंड easiest for transaction, whereas M1 is least liquid of all, and the graduation are in increasing order of liquidity from M1 to M4। उल्टा बोल रहा है भाई, M1 is most liquid and M1 is most liquid and M2 उससे कम, M3 उससे भी कम, and M4 सबसे कम लिक्विड है, so it is most liquid। and M3 is the most common used measure of money supply, so इसको aggregate monetary resource भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो M3 है, इस M3 को हम लोग और क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोलते हैं, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई M3। आपसे पूछा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया भाई, इनकट पूछा गया है, इनकट यहाँ पे 3 ओनली है, आंसर हो जाएगा 41 का C। 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक्स। हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं पेमेंट बैंक्स, है ना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम में। पेमेंट बैंक्स के बारे में बात करनी है। पेमेंट बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, लाइक दी, है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक्स, ठीक है। तो याद रखना कि ये हमारे पास डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। पेमेंट बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 एंड आर लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ये रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, सही है। एंड दे कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड एंड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट इंडियंस। बिल्कुल सही बात है यार, याद रखना, सपने भी नहीं भूलना है कि भाई पेमेंट बैंक्स जो है वो क्या इशू नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, मतलब वो क्या नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, ठीक है।
एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पेमेंट बैंक्स टू मेंटेन CRR विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि ये मैंडेटरी नहीं है, नो इट इज़ मैंडेटरी कि वो पेमेंट बैंक्स है ना भाई, एक प्रकार से वो भी तो बैंक्स ही हैं, वो भी तो रेगुलेशन ऑफ है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ रहे हैं, तो उनको भी CRR रखना पड़ता है किसके पास, RBI के पास। सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना है, दे कैन नॉट गिव लोन्स, ठीक है, तो लोन्स नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते भाई, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBs की बात करनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करनी है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देर एस्टेब्लाइज्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 दैट कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, क्या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, बिल्कुल सही बात है यार, दिस आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और ये किसके अंदर आते हैं, है ना, ये किसके अंदर आते हैं भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आते हैं। एंड ये एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट को और थोड़ा मोड़ा पैसा भी दे सकते हैं। एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFC, और NBFC के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखना है कि NBFC में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अलाउड नहीं है ना। तो एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिल्कुल सही बात है यार, NBFCs भी अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग विल नॉट बी अलाउड इन दिस बैंक एज पर द रूल्स ऑफ FDI इन प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, नो द बैंक विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एनी रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरेन शेयर होल्डिंग कर सकता है, फॉरेन शेयर होल्डिंग कर सकता है, इज अलाउड एज पर द रूल्स ऑफ द FDI इन प्राइवेट बैंक, सो इट इज नॉट अलाउड बोल रहा, गलत बात है भाई। करेक्ट हमसे पूछा, बट रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने बताया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, इट इज अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट टू एनेबल द कॉर्पोरेट बोरोवर्स टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, है ना। क्या ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए इशू किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए इशू किए जाते हैं, है ना। ये आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, नो ये प्रॉमिसरी नोट के जैसे हैं, है ना, बट प्रॉमिसरी नोट नहीं है भाई, है ना। एंड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय RBI टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, नो इसको RBI इशू नहीं करता, है ना, इसको शेड्यूल बैंक्स, है ना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। It is a short-term instrument issued by scheduled commercial bank and special financial institution which are freely transferable from one party to another, बिल्कुल सही बात है यार। An instrument in writing containing an unconditional order signed by maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the bearer of the instrument, ये भी तरह सही है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। इशू करता है कमर्शियल बैंक, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, हमको बात किसी करनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करनी है, FII की बात करनी है। इट इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री पब्लिश्ड एनुअली बाय नीति आयोग, क्या ये सही है भाई। जो FII है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, वो हर एनुअली पब्लिश किया जाता है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है, बट इसको नीति आयोग पब्लिश करती है क्या, नो इट इज़ पब्लिश्ड एंड डेवलप्ड बाय हुम, इट इज़ पब्लिश्ड एंड डेवलप्ड बाय दी RBI। द इंडेक्स कंप्राइजेस 3 पैरामीटर इंक्लूडिंग एसेस, यूजेज एंड क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एसेस, यूजेज एंड क्वालिटी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस डील विथ विलफुल डिफॉल्टर्स, है ना, जो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं, लोन लिए हैं, और उनके साथ कौन डील करता है, ये हमसे पूछा गया है। द एंटिटी दैट इज विलफुल डिफॉल्टर्स किसको बोलते हैं, वही बताया गया है। द एंटिटी दैट डू नॉट रीपे मनी डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू डू सो, तो क्या फिगोटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2008 इसको कवर करता है भाई,
बिल्कुल कवर करता है। विलफुल डिफॉल्टर्स को कंपनीज एक्ट 2013 कवर करता है, बिल्कुल कवर करता है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 भी कवर करता है। विलफुल डिफॉल्टर्स ऐसे लोग जो कि सारा पैसा रखे हैं फिर पैसा नहीं दे रहे हैं लोगों को, सो वो हमारे पास विलफुल डिफॉल्टर्स के अंदर आते हैं, जो कि फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2017 के अंदर आता है। तो कट हमसे पूछा गया, कट हो जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म शैडो बैंकिंग। हमको बात किसकी करनी है, शैडो बैंकिंग की बात करनी है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में शैडो बैंकिंग का मतलब क्या है? अ टाइप ऑफ डायरेक्ट बैंकिंग दैट ऑपरेट एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन विदाउट ट्रेडिशनल फिजिकल ब्रांच। हाँ, कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है फिर भी एक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शैडो बैंकिंग बोलते हैं कि नो। अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विच आइसोलेट illiquid and high risk asset held by a bank or a financial organization or perhaps a group of bank or a financial organization। ना, ये भी नहीं है भाई शैडो बैंक के बारे में। शैडो बैंक एक टर्म है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बैंक लाइक एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। जो मनी लेंडर्स हैं बैंकिंग सिस्टम के बाहर जो लेन देन कर रहे हैं पैसे का, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, शैडो बैंकिंग। सपोज करो कोई मनी लेंडर है, कोई बड़ा सा व्यापारी है, वो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, फिर भी वो लेन देन कर रहा है, पैसा का ब्याज कमा रहा है, लेन देन कर रहा है, वो क्या है, शैडो बैंकिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बात करनी है। नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बिगेस्ट कमर्शियल बैंक। तो जो नेशनलाइजेशन था 14 बिगेस्ट कमर्शियल बैंक का, वो कब हुआ था भाई? 1949 के अंदर हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 2 साल बाद। हमारे पास कमर्शलाइजेशन का मतलब सरकार अपने अंदर ले ली। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी नबार्ड, नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? 1982 में हुआ था, है ना। नरसिम्हम कमेटी कब बना था यार? सॉरी, देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बिगेस्ट कमर्शियल बैंक जो था वो 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई जो था वो पहले नेशनलाइज नहीं था भाई, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने ले लिया कब? 1949 में। एंड फॉर्मेशन ऑफ द नरसिम्हम कमेटी कब हुआ था? 1998 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम अरेंज करें तो सबसे पहले 4 के बाद 1, फिर 2, फिर 3। 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, तो याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हम कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हम कमेटी क्यों बना गया था, है ना? फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है ना। और इसने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ की बात की थी, कैपिटल एडुकेसी रेशियोज की बात की थी भाई नरसिम्हम कमेटी में। इट इज़ फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। एंड इसने इंपॉर्टेंट बात की थी फॉर कैपिटल एडुकेसी रेशियो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक्स, IPPB की बात करनी है। इंडिया के जो पोस्ट पेमेंट बैंक्स है उसकी बात करनी है भाई। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2018 under the Department of Financial Service, Ministry of Finance, and it is 100% equity is owned by the Government of India। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो 2018 में लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर लॉन्च किया गया है, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो हमारे पास कैसे बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बनाया गया, और उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बनाया इसको। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फिनकल्वेशन विल बी अ परमानेंट प्लेटफॉर्म ऑफ IPPB। जो फिनकल्वेशन है वो एक परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा IPPB का, विच इज अ जॉइंट इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट विद द फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी टू को क्रिएट एंड इनोवेट सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिल्कुल सही बात है यार। फिनकल्वेशन जो होगा एक परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा, है ना, जो कि क्या करेगा? फिनटेक स्टार्टअप को क्रिएट करेगा, इनोवेट करेगा सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सही है भाई। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर से आ गया भाई, बिकॉज ये बैंक के लिए बहुत, ये भाई ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, PCA हो गया, नबार्ड हो गया, ये सब कोर बैंकिंग कंपोनेंट्स हैं यार। इनके बिगड़ने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। ओके,
तो इसीलिए तो क्वेश्चन आना पक्का है यार, क्योंकि बेसिक यूपीएससी आपसे बेसिक इकोनॉमी की नॉलेज पूछती है, आपसे एडवांस तो पूछ नहीं सकती, बिकॉज आपने एडवांस ग्रेजुएशन तो नहीं किया इकोनॉमी में ना। सो बेसिक एडवांस बेसिक बैंकिंग सेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। Consider the following statement regarding the non-performing assets. The loans on which interest or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days from the end of the particular quarter is called as the non-performing assets. हाँ सही है भाई, बिल्कुल सही है। 90 दिन के बाद तक, जब तक खत्म हुआ है लोन, खत्म हुआ उसके 90 दिन बाद तक भी आदमी चुका नहीं रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीए बोल देते हैं। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन crop agriculture loan, if the loan is not paid for 180 days it will be termed as NPA। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एग्रीकल्चर लोन किसी ने लिया है, फॉर सपोज करो धान के लिए, पैडी के लिए लिया है, ज्वार के लिए है, बाजरा के लिए लिया है, अगर उसका लोन या फिर इंस्टॉलमेंट या फिर इंटरेस्ट को 2 क्रॉप सीजन तक अगर उसने नहीं पटाया है ना, 2 क्रॉप सीजन तक अगर उसने नहीं पटाया, 2 क्रॉप सीजन अराउंड मतलब ये तो 3-3 महीने का होता है भाई, है ना। तो ये 180 डेज नहीं लिखा है, पर 2 क्रॉप सीजन लिखा गया है, 2 क्रॉप सीजन। सरफेसी एक्ट 2002 हैज प्रोविजन फॉर द बैंक टू टेक लीगल रिकोर्स टू रिकवर देयर ड्यूज। बिल्कुल सही बात है, सरफेसी एक्ट हमने देखा, इसने क्या बनाया, हमने रिकंस्ट्रक्शन है ना, हमने देखा कि जो सरफेसी एक्ट है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाने की बात करता है, जो क्या करते हैं, इसी जो लोन जो कि एनपीए हो गए हैं उनको ये चुका देते हैं और हमारे देश को डूबने से बचा लेते हैं। सो 100 जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म प्रोविजनल और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। पीसीआर मतलब प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के मतलब इंडियन इकोनॉमी में आप क्या समझते हो, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या है भाई, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कुछ नहीं है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ फंड दैट अ बैंक सेट असाइड फॉर लॉसेस ड्यू टू बैड डेट। सपोज करो इतना पैसा बैड बैंक में चला गया, उसके अलावा जो पैसा बचा उसको क्या बोला, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशियो। मतलब आप जो पैसा है आपके पास उसमें से कितना डिपॉजिट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो बोल रहे हैं। सो द करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट होल्ड इन बैंक एज डिपॉजिट। बिल्कुल सही बात है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज करेंसी विथ पब्लिक अपॉन डिमांड डिपॉजिट। करेंसी डिपॉजिट रेशियो होल्ड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप विद द मनी सप्लाई। अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा है तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा क्या, नो, इन्वर्स रिलेशन है भाई। मतलब अगर लोगों ने अपने पास पैसा रखा है तो वो मनी सप्लाई बढ़ाया कैसे, अगर उसको बैंक में जमा कर दे तो वो अपने पास तो पैसा ही है, एक तरह से कभी भी निकाल सकते हैं, बट वो जाके लोन के फॉर्म में भी आ जाएगा। सो उससे क्या होता है, हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ जाता है। सो करेंसी डिपॉजिट रेशियो हैज एन इन्वर्स रिलेशन विद मनी सप्लाई। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बोल रहा, गलत बोल रहा भाई, कट हमसे पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 53 है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी सिस्टम। हमको मॉनेटरी सिस्टम की बात की गई है। फिएट मनी इज करेंसी दैट इज बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड द वैल्यू ऑफ फिएट मनी इज डिराइव फ्रॉम द वर्थ ऑफ द कम्युनिटी बैकिंग इट। बिल्कुल सही बात है, आप जो कैसा है ना, बट सॉरी फिएट मनी यार, बिल्कुल सही बात है। फिएट मनी जो है एक लीगल टेंडर होता है, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, रादर इट इज इशूड बाय whom, it is issued by the government. So this is incorrect. Legal tender is the money that is legally valid for the payment of debt and that must be accepted for the purpose when offered. बिल्कुल सही बात है, लीगल टेंडर का मतलब यही होता है। सपोज करो है ना, आपने टैक्स पेमेंट जो है एक लीगल टेंडर है, आपको देना ही पड़ेगा। इनकट हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा 1 ओनली।
ओके तो हमने कवर किया बैंकिंग सिस्टम से, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, और ऐसे नहीं हलवे क्वेश्चन, एक एक पॉइंट वाले क्वेश्चन, हारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्चुअल थे भाई। हर चीज़ से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, इससे बाहर से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा जब तक वो स्टैटिक पार्ट से ना हो। तो ये स्टैटिक पार्ट है, डायनेमिक पार्ट तो हम क्वेश्चन बैंक जो मंथली है उससे कवर कर ही कर रहे हैं, बट डायनेमिक पार्ट से आज स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टैटिक पार्ट को तो आप डायनेमिक चीज़ में अप्लाई करते हो।